बच्चे ने स्पॉटलाइट कर देना सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर साउंड लो है। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर एक बार पारिस्थितिक अनुक्रमण को बताओ ना। पारिस्थितिक अनुक्रमण और चरम समुदाय और क्रमक को एनसीईआरटी की लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है। मैं पिक डाल रही हूँ, देखो ना एक बार। तो जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखो। पारिस्थितिकी अनुक्रमण वो प्रक्रिया है जिसमें एक के बाद एक नई कम्युनिटी आती है, पुराना समुदाय जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। कब तक? जब तक कि एक चरम समुदाय ना आ जाए। ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण की परिभाषा है। ठीक है। क्रमक कौन होते हैं? जो एक के बाद एक क्रमिक रूप से आते हैं और पिछले वाले को रिप्लेस करते हैं, उन्हें क्रमक बोलते हैं। और चरम समुदाय वो होता है जो सबसे लास्ट में आता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन से बता दो ना प्लीज एक बार। ये आंकलित करके क्या क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आता है। बच्चे तो समझ में जो मैंने बताया वो आ गया ना, तो हो गया काम। सर बुक का क्वेश्चन लोग नहीं बन रहा था ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। माइक ऑफ करो भाई पहले। सभी का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन और संरचना में निरंतर परिवर्तित होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो पर्यावरण में संतुलन के नजदीक समुदाय कहते हैं। इसमें कहाँ पर दिक्कत आई? दो रही थी पागल कहीं के चक्कर में माइक ऑफ कर लो सर। कहाँ पर दिक्कत आई? माइक ऑफ कर लो ना प्लीज। माइक ऑफ कर दो ना उधर से। लाइन अभी मैंने पढ़ी, इस लाइन में कहाँ पर दिक्कत आई तुमको? सर उसके नीचे वाले में ये जो लिखा ना, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ये बोला है एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। आंकलित का मतलब क्या? कि जो हम प्रेडिक्ट कर पाए, मौसम में परिवर्तन के आधार पर ही नई जाति वहां पर ग्रो कर रही है, तो क्या वो आकलन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब कौन सी जाति आएगी? भाई जब बहुत सूखा था, बारिश की कुछ बूंदें आई या थोड़ा मॉइस्चर आया तो लाइकेन उग सकते हैं। जब थोड़ी मिट्टी उग जाएगी तो हम आकलित कर सकते हैं कि अब वो जाति उग सकती है जिसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता हो, थोड़ी मिट्टी की आवश्यकता हो, वो उग सकता है। तो आकलित का मतलब क्या? प्रेडिक्टेड। ये जो एक के बाद एक जाति आ रही है वो अचानक से ऐसा नहीं होगा कि पता पड़ा अचानक से वहां पर जो है वो वन बन गए, एक दिन में ही पता पड़ा सो के उठा और वन बन गया। नहीं, क्या होगा? ग्रेजुअली होगा और हम उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर ही नई जाति जो है वो आती जाएगी। समझ गए क्या आकलित का मतलब? हाँ ठीक है। और सर जिसको बता दो ना, समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। मतलब जो एक के बाद संपूर्ण क्रम हो गया ना, एक के बाद एक आ रहे हैं। पहले मान लो सबसे पहले आया क्या? सबसे पहले आया लाइकेन, फिर उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आया मान लो मॉस, मॉस के बाद में कौन आया? एनुअल हर्ब्स। तो क्रमिक रूप से आ रहे हैं ना। हाँ, जो आते जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्रमक बोलेंगे। तो सर पहले क्रमक होता है, फिर चरम समुदाय और फिर पारिस्थितिक अनुक्रमण आखिरी में। पारिस्थितिक अनुक्रमण एक प्रक्रिया है
हाँ प्रक्रिया में सबसे पहले जो आएगा वो होगा पुरोगामी समुदाय, उसके बाद और चरम के पहले जो भी होंगे वो होंगे क्रमक समुदाय, और सबसे लास्ट वाला होगा चरम समुदाय। समझ गए? लास्ट वाला पारिस्थितिक क्लाइमेक्स अनुक्रम। हाँ चल। क्या? क्लाइमेक्स का हाँ चरम। हाँ बच्चे, हो गया सर, बुक में लिख रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा क्या है करके उसको। बच्चे बुक को सही से पढ़ो ना, जो तुम्हें पता है उस कंसेप्ट को अप्लाई करो, जो तुम्हें पता है उसको अप्लाई करो ना उसके ऊपर। तुमको क्या पता है? तुमको यही पता है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई बंजर जमीन जो है वहां पे वन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? क्रमिक रूप से बहुत सारे समुदाय के बाद एक आते जाएंगे, जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग, और एक फाइनल कम्युनिटी आ जाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। तो वो प्रक्रिया को अनुक्रमण बोलते हैं। उस प्रक्रिया में जो सबसे पहले आएगा पुरोगामी समुदाय, फिर उसके बाद लाइन से जो आते जाएंगे वो क्रमक, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो चरम समुदाय। हाँ सर अब समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है सर मैंने भी क्वेश्चन सेंड किया है, देखिए ना। प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषात्मक और सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? 50% से कम, 50% होगा। सर वो तो 50% से कम होता है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सेकंड ही होगा 50% वाला। 2 से 10% नहीं होगा सर? नहीं 2 से 10% तो उसका प्लांट जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा। सौर विकिरण ये PAR का 2 to 10% प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में फिक्स कर लेता है, समझे? यस सर। सर सूर्य से पौधे में जब ऊर्जा को निकालेंगे तो 2% करके निकालेंगे, 1% पे। 1% से निकालेंगे। आगे बढ़े क्या? हाँ यस सर। आज के लेक्चर में मतलब ये बायोडायवर्सिटी में और एनवायरमेंटल इश्यूज में, इन दोनों चैप्टर में NCERT की बुक साथ में लेके बैठे हो क्या लेके? बैठे हैं सर। यस सर मैं तो बैठा हूँ। हाँ मैं तो अभी लेके आई थी। पहले क्लियर कर दूं कि ये 2 चैप्टर जो है ना वो जनरल नॉलेज वाले चैप्टर है, मतलब उसमें तुमने एक एक चीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी या हो सकती है। यदि हम डिटेल में जाकर हम कितना भी पढ़ सकते कि बायोडायवर्सिटी कितनी है, कितने स्तनधारी होते हैं, कितने पक्षी होते हैं, कितने एम्फीबियन होते हैं, कितने रेप्टाइल होते हैं, कितने फिश होते हैं, इतना सारा डेटा तुम्हें मिल सकता है जिसकी कोई हद नहीं। तुम नेट पे सर्च करने जाओगे कौन से खतराग्रस्त है, संकटग्रस्त है, कौन कौन सी जाति, ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हें मिल सकती है। यानी इस चैप्टर को बहुत फ्रीली नहीं पढ़ सकते हैं। यदि मैं तुमको ये चैप्टर बहुत फ्रीली पढ़ाने जाऊं तो अपने आप में एक इतना बड़ा पोर्शन है जिसको हम कवर करने में हमको काफी टाइम भी लगेगा, और उतने डेटा तुम किसी हालत में याद करके नहीं रख सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? करना वो चाहिए जो नीट के लिए जरूरी है। नीट में इकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे NCERT से आते हैं, जो भी डेटा आते हैं वो NCERT से आते हैं, और NCERT का एक एक डेटा, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जाति की संख्या जो दी हुई है वो इम्पोर्टेंट, यानी तुम उसमें कोई भी मिस नहीं कर सकते। तो तुमको ये हो कि सर मेरे को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में कितना लिमिटेड पढ़ना है जिससे कि मेरा नीट का सारा कवर हो जाए, तो NCERT की एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है, एक एक डेटा पढ़ना है, कोई भी डेटा मिस नहीं करना, ठीक है? इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि NCERT की बुक को लेकर के बैठना, क्योंकि हम उसी के ओरिएंटेड में पढ़ेंगे, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जबकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, यदि वो सोर्स रिलेवेंट नहीं है नीट के, तो तुम्हें इसमें बहुत फालतू क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत के आंसर भी गलत मिलेंगे, क्योंकि पुराने डेटा है, तो पुराने डेटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग मीन्स आंसर जो है वो चेंज हो रहे हैं या तुमको बुक में आंसर गलत मिल सकता है, ठीक है? तो इसीलिए NCERT को सफिशिएंटली फॉलो करना है, ये 2 चैप्टर के अंदर लिमिटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है? और उतना पूरा आना चाहिए, उसमें एक भी चीज नहीं छूट रही, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी से जैव विविधता और संरक्षण चैप्टर है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है?
जब तुम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुमने ये चैप्टर जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि यदि कोई दूसरे ग्रह से कोई प्राणी जो है वो इस पृथ्वी पर आ जाए और पृथ्वी की जैव विविधता को देखे तो पृथ्वी की जैव विविधता को देख के उसका सर चकरा जाए। हमारी अर्थ जो है वो काफी ज्यादा बायोडाइवर्स है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और इसका अंदाजा तुम्हें किससे लग सकता है? यदि हम देखें कि यहाँ पर पृथ्वी पर चींटियों की कितनी जातियां हैं तो चींटियों की लगभग 20,000 जातियां हैं। यदि हम देखें यहाँ पर व्हेल की बीटल की कितनी जातियां हैं तो बीटल की लगभग कितनी 3 लाख 3 लाख जो है जातियां हैं। यदि हम पृथ्वी पर देखें कि फिशेस वगैरह कितनी हैं तो मछलियां जो है उसकी लगभग 28,000 जातियां हैं। और ऐसे ही ऑर्किड की बात करें हम तो ऑर्किड जो है उसकी 2000 के लगभग 20,000 के आसपास कितनी स्पीशीज। अब मैं तुमको थोड़ी देर पहले ये क्या बोल रहा था कि 4 ही क्यों, यही क्यों और बाकियों की क्यों? यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि पक्षियों की भी जाति लिखो, यहाँ पर मैमल की भी लिखो, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह में भी लिखो तो फिर क्या होगा? लिखते रहो, क्या फर्क पड़ता है, लिखते रहो कितना भी। लेकिन या तो ये 4 ही नहीं रहने वाली, तुमको इन 4 में भी उल्टे उल्टे करोगे। क्या करना होगा? एनसीईआरटी में जो भी डेटा दिया है वो तुम्हें लिख लिख के पढ़ना है। जब तुम पढ़ोगे तो तुमको ये 4 जीव ये ध्यान में रखते हुए कि एनसीईआरटी में इन चारों की जातियों की संख्या दी हुई है लगभग वाली, तो हमें ये ध्यान रखना है। इस माइंडसेट के साथ तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जाति विविधता क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के स्पीशीज जो है वो इस धरती के ऊपर प्रेजेंट है। और ये डायवर्सिटी को देख करके कोई भी अचंभित हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी जैव विविधता है। ठीक है, तो अब उस जैव विविधता का अध्ययन करेंगे और उसको कैसे कंजर्व करना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अब बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करें तो जैव विविधता की परिभाषा मैंने तुम्हें आज नहीं बता रहा हूँ। ये परिभाषा तो मैंने तुमको जब लिविंग पॉइंट स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया। तो मैंने तुम्हें उस टाइम पे ये बोल के बताया था कि इकोलॉजी में ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी लिखी होती है। बताओ क्या होता है जैव विविधता? बोलो। जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता। क्या सब बच्चे बोलते हो कि हाँ जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता बोलेंगे, या कोई कुछ और बोलना चाहता है? बोलो ना, बोलो। सर कोशिकाओं के स्तर पे जो होगी विविधता हर एक जीव की। और कुछ? देखो संगठन के किसी भी स्तर पे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था वहां पे, तो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्तर पे जो विविधता होगी उसे हम जैव विविधता में इंक्लूड करेंगे। किसने बनाई थी ये परिभाषा? एडवर्ड विल्सन। इन्होंने जैव विविधता की परिभाषा क्या बताई कि संगठन के जीवों के संगठन के स्तर पे कहीं पे भी जो विविधता हमें मिलेगी उसे हम जैव विविधता बोलेंगे। यानी कहां से कहां तक? डायवर्सिटी फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल टू बायो। वृहद अणुओं के स्तर से लेकर के और जीवों के स्तर तक कहीं पे भी जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसे ही हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने दी थी। क्लियर हो गई क्या बात? बिल्कुल यस सर। थोड़ी देर करके पढ़ा रहा हूं तुम्हें यहाँ पर। तो इसे हम जैव विविधता बोलते हैं। और अब ये जैव विविधता जो है उसे हम इकोलॉजी में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इकोलॉजी में जैव विविधता किस स्तर पे हो सकती है? जीव के स्तर पे, इकोसिस्टम के स्तर पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और इकोसिस्टम का कोई भी लेवल है उस स्तर पे तो बात हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देख रहे हैं तो किस लेवल पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं? डायवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक डायवर्सिटी।
आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होता है? आनुवांशिक विविधता जैसे हम सब इंसानों की बात करें तो क्या हम सारे के सारे इंसानों में भी विविधता है क्या? यस सर, विविधता है, 0.01%। बिल्कुल सही। तो देखने में भले ही हम एक जैसे लग रहे हैं बट जीन लेवल पे हमारे अंदर डाइवर्सिटी है। यदि मैं बात करूं तुम्हारे और मेरे बीच में डाइवर्सिटी, तो हम दोनों के बीच में विविधता कम होगी। लेकिन हम अपने को कंपेयर करें किससे? एक निग्रो से, क्रिस गेल से हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या विविधता ज्यादा मिलेगी क्या? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही जाति के जो जीन हैं उनके अंदर भी वेरिएशन होते हैं जीन लेवल पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और एक ही जाति में यदि जीन लेवल पे कुछ खास विविधता हो तो टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक नई कैटेगरी या उसके नीचे एक और कैटेगरी बना देते हैं। क्या बोलते हो तुम उसे? उपजाति। स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज। एक जाति की बहुत सारी यदि उपजाति है तो किस बेसिस पे? इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की बेसिस पे। या फिर प्लांट के केस में यदि हम बात करें तो वैरायटीज बना देते हैं, वैरायटी। तो काफी सारी एक ही जाति की कई सारी वैरायटीज जो है वो किसको इंडिकेट कर रही है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर आर मैनी वैरायटीज ऑफ अ स्पीसीज। So, genetic diversity एक ही जाति के बहुत सारे जीव हैं जिनके अंदर हम क्या देख रहे हैं? विविधताएं हैं। उन्हें हमने क्या बोल दिया? उनकी वैरायटीज बोल दिया। जैसे प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं। अब प्लांट के अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कौन सा दिया है? रॉल्फिया वोमिटोरिया वाला एग्जांपल दिया हुआ है क्या? यस सर, क्या बोला? हिमालय की पर्वत में। यस, बोला है कि हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में रॉल्फिया वोमिटोरिया जो है उसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिनके अंदर जो केमिकल मिल रहा है हमको, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें रेसरपिन नाम का एक मेडिसिन मिलता है। तो उसकी क्वालिटी में, उसके पोटेंशियल मतलब उसकी जो दक्षता है उसमें या मात्रा है उसमें विभिन्नताएं होती है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। ऐसे ही बोला हुआ है कि इंडिया में यदि हम बात करें तो राइस की बहुत सारी वैरायटी है। 50,000 से भी ज्यादा। 50,000 से भी ज्यादा वैरायटी की जाती है। वैरायटी ऐसे ही आम की बात करें, दिया हुआ है डेटा 1,000 से 1000 ज्यादा वैरायटीज है। जाति है 1,000 से ज्यादा आम की जातियां, तो स्पीसीज होगा ना सर। तो वैरायटी है। और धान का भी वैसे ही होगा सर, फिर विभिन्न धान की तथा 1000 से आम की जातियां हैं दोनों ही। अच्छा, मुझे लग रहा है गलत दे दिया, गलत दे दिया। एक बार को इंग्लिश वाली लिख के देखो। हिंदी वाली बुक में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ सर, उस पे भरोसा कम करना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते, नहीं तो तुम एग्जाम में गलत कर दोगे। हाँ, वैरायटी गलत दिया, हिंदी वाले में सही कर लो। वैरायटी और हिंदी वाली बुक में सही कर लो। तो क्या देख रहे हो कि बहुत सारे, अब हालांकि कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे रोकते हैं, बोलते हैं कि सर आप अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ाया तब उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया के अंदर 2 लाख से ज्यादा राइस की वैरायटीज है और यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 से ज्यादा। क्या करना है बताइए, किसी को क्या करना है? सर उसके स्टेज में चेंज करके बढ़ा। देखो, कुछ वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जब स्टार्टिंग में राइस की वैरायटी के बारे में सारी डिटेल नोट करनी स्टार्ट की तो उन्हें 2 लाख से भी ज्यादा राइस की डिफरेंट वैरायटीज और स्पीसीज वगैरह जो है वो मिली। डिफरेंट वैरायटीज यदि राइस की देखें तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कितना 2 लाख से भी ज्यादा। वो डेटा हमारे पिछले चैप्टर में यूज कर लिया। लेकिन बाद में जब जो एमएस स्वामीनाथन
उन्होंने और उनके इंस्टीट्यूट के जो भी लोग थे, उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में खोजबीन की, तो उन्हें 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास ही वैरायटीज मिली। डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा क्यों आ रही थी, उसका एक कारण ये भी था कि कई बार क्या है, 2 अलग-अलग जगह पे चावल की वैरायटीज जब उन्होंने नाम लिखे तो क्या था, सेम ही वैरायटी को 2 जगह पे लोग अलग-अलग नाम से जानते। एक ही वैरायटी को वहां पे एक नाम से, उसी को किसी ने दूसरे नाम से लिखा हुआ, तो क्या हुआ, इस वजह से वो बहुत ज्यादा हो गई, ओवर एस्टिमेटेड। मोर देन 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इज प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज ओवर एस्टिमेटेड। वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ज्यादा नंबर बढ़ा के लिख दिया हुआ, वो एस्टिमेशन गलत है, वो ज्यादा है। तो फिर जो नियरली परफेक्ट आया वो 1,10,000 का आया था, लेकिन कुछ लोगों को वो भी ज्यादा लगता है, तो 50,000 से ज्यादा तो है, इसीलिए 2 अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डेटा दिया हुआ है। आई बात समझ में? रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, यानी एक जो है वो जबरदस्ती ज्यादा लिखा हुआ है, और ये जो है ये सच है, 50,000 से ज्यादा तो है ही, कंफर्म नहीं है 100%। आई बात समझ में? सर लेकिन ऑप्शन में अगर ये दोनों आ गए तो फिर चूज किसको करेंगे? दोनों नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पेपर बना रहा हो, कुछ बना रहा हो, उसे ये बात पता होगी। और यदि ज्यादा आ जाएगा या पूछे कि रिसेंटली कितनी वैरायटीज उगा रहे हैं, तो 50,000 से। कितनी वैरायटीज टोटल हैं, 2 लाख से। कितनी कल्टीवेशन में उगा रहे हैं, 50,000 से। क्योंकि 2 लाख से ज्यादा में बहुत सारी ऐसी जो उगा नहीं रहे, बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो गई, और उस टाइप, ठीक है, इतनी तो अभी उगा रहे हैं। ऐसा पूछे कितनी इंडिया में उगाते हैं अभी, 50,000 से, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, सर क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ गए क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी? यस सर। समझना तो बहुत आसान था, समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, आसान सी बात है। क्या करना है, ये डेटा याद होना चाहिए, राइस की कितनी वैरायटीज या स्ट्रेन, और मैपो की कितनी वैरायटीज ही ध्यान रखना। दूसरा देखो, ये तो बात हुई कि एक ही जाति के जीवों में अंतर है, एक ही जाति के जीवों में विभिन्नता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अलग-अलग एक ही मतलब अलग-अलग जाति भी तो होगी, एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग-अलग जातियां भी होंगी, तो उसे क्या बोलोगे, नंबर 2 लेवल, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जाति विविधता। क्या होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जाति विविधता। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जाति के कितने सदस्य उपस्थित हैं। मोस्टली हम एक टैक्सॉन के लिए देखते हैं, एक टैक्सॉन जैसे एक बर्ड एक टैक्सॉन है, एम्फीबियन एक टैक्सॉन है। तो एम्फीबियंस कितने हैं, कितने डिफरेंट टाइप के, वो एम्फीबियंस की स्पीसीज डाइवर्सिटी मोस्टली हम ऐसे निकालते हैं। बट तुम दूसरे टैक्सॉन की भी ले सकते हो, टैक्सॉन तो किसी भी लेवल पे ले सकते हो, सारे कॉर्डेट में ले सकते हो, मैमल्स में ले सकते हो, एनिमल्स में ले सकते हो। तो किसी इकोसिस्टम में ऐसी डिफरेंट कितनी जातियां उपस्थित है, वो उसकी क्या होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, जाति विविधता होगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। जो हमारे नक्शे में जो वेस्टर्न वाला पार्ट, यानी कि जो केरला वाली साइड का जो पार्ट है, और महाराष्ट्र केरला वाली पार्ट, तो उधर हम क्या देखते हैं कि डाइवर्सिटी एम्फीबियंस की ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न वाली साइड जो है, यानी कि आंध्र वाली और विशाखापट्टनम वाली जो साइड है, बंगाल वाली, उसके कंपेयर। तो एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी, जब हम डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट, और कौन सा, एक होता है स्पीसीज richness and species evenness। मैं तुमको लिमिटेड ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बात पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा सा एग्जांपल जो है वो ज्यादा लूंगा, क्योंकि उतना जरूरी है चीजों को समझने के लिए। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते भी, अब तो नहीं आते, पिछले 5-6 साल में तो नहीं आ रहे ज्यादातर क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले तो आते थे। तो थोड़ा सा जो है वो समझाने के लिए एक्स्ट्रा चला जाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी। तो स्पीसीज रिचनेस और इवननेस 2 चीजें जो है ये मिला करके होती है, क्या ये दोनों मिला करके बनता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें स्पीसीज डाइवर्सिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो मैंने देखा एक जगह, एक
एरिया है ए, एक एरिया है बी, एक एरिया है सी। ए एरिया में देखा मैंने पक्षियां जो है, पक्षी की 10 जाति, बर्ड की 10 स्पीशीज। दूसरी जगह पे मैंने देखा कि इसी जगह पे और देखा मैंने, और मैंने देखा कि सपोज एम्फीबियंस है, उसकी 5 जाति है, दिख रहा है तुमको 5 जाति। और मान लो रेप्टाइल है, रेप्टाइल की 6 जातियां हैं, और मैमल जो है उसकी 7 जातियां हैं। बर्ड कितने 10, एम्फीबियन कितने 5, रेप्टाइल कितने 6 और मैमल कितने 7, इतनी जातियां। बी एरिया में क्या देखा मैंने, बर्ड की 20 जातियां हैं, एम्फीबियन की 4 जाति है, रेप्टाइल्स की 10 जाति है, मैमल्स की 3 ही जाति है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें पूछा कि बताओ किसका स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, किसका स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है? सेकंड। ए का। ए का ज्यादा है क्या? बी का। बी का ज्यादा है। थोड़ा सा डेटा और थोड़ा सा देख लेता हूँ, जहाँ पर रेप्टाइल के उनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ 8 में। अब बताओ किसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है? पी। टोटल करेगा 10 और 5 15, 15 और 6 21, बराबर लग रहा है सर। 29, सॉरी 28 जाते हैं टोटल। उधर कितनी है? 20 और 24 और 8 32 और 3 35। किस स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है? बी की ज्यादा है। बी की ज्यादा है। बी में ओवरऑल जातियां ज्यादा है, बी में ओवरऑल जातियां ज्यादा है। अब ये मान लो मैं बराबर ही जाति बनूं, इसमें 28 थी, इसमें बहुत ज्यादा गई, 33 के आसपास आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों में लगभग बराबर जाते हैं। जैसे ये 20 है, ये 10 है, 30 नहीं 10 को बनाएंगे 20 और ये 5 है 25 और 2 और 1 28 लगभग बराबर कर दिया। और अब मैंने पूछा कि बताओ किसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा, किसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है? बताओ। एक ही। एक ही। एक ही क्यों? दोनों बराबर ही दिख रहा है 28 फिर सर दोनों सेम है ना? सर जातियों की संख्या ज्यादा होगी ना, पर्टिकुलर एक एक देखेंगे तो, जैसे बर्ड्स का देखेंगे तो, मैमल्स का देखेंगे तो। जाति की संख्या बराबर 29 कर दो। ए की बी किसकी जाति विविधता ज्यादा है, ए की बी की? बी। एक ही आएगी। फिर भी एक ही आएगा सर इक्वल आएगा। अरे इसमें 29 जातियां हैं, बी ज्यादा है सर। बी मतलब कि एक ही स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। अरे बच्चे यहाँ पर यदि तुमको दिख रहा है कि 28 जाति, यहाँ पर 29 जातियां हैं, तब भी तुम बोल रहे हो एक ही जैव विविधता ज्यादा है। सर बी होगी ना? बी क्योंकि तुमने यहाँ पर ये चीज यस ज्यादा species आंसर बताओ सर। और हमें ये भी देखना है कि हर टाइप की जातियां जिनके पास ज्यादा बराबर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा डाइवर्सिटी। भले ही नंबर में ये 29 निकल गए, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक टैक्सोन में तो बहुत ज्यादा सदस्य निकल गए, बाकी में बहुत कम है इसके कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का स्पीशीज रिचनेस सॉरी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। पॉइंट समझ में आया? हाँ सर मैंने बोला था। बच्चे ने ये सोचा था, बोला तो था ही और सोचा भी था, उनका जवाब बिल्कुल सही था कि जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को देखेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि किसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है, बल्कि उनका हर टैक्सोन में डिस्ट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा इवन होगा वो ज्यादा
स्पीसीज डाइवर्स होगा। यदि मैं इसको कंपेयर करूं सी से, यहाँ पर मैंने देखा पैरट जो है उसकी 15 जातियां हैं और जो फ्रॉग है उसकी 10 जातियां हैं और पीकॉक है उसकी 5 जातियां हैं और मान लो पिजन ले लेता हूं, पिजन की 20 जातियां हैं। बताओ अब ये ए और सी को कंपेयर करना है, बताओ कौन ज्यादा स्पीसीज रिच होगा? ए अभी ए ज्यादा स्पीसीज रिच होगा, ये तो 10 15 50 नो सर, बर्ड्स ये होगा सी। बर्ड का है ना सर, बर्ड है ना सर। ये होगा क्या? अभी भी ए बोलना चाहते हो क्या? ए ज्यादा स्पीसीज डाइवर्स है? यस सर। ये सर क्यों? क्योंकि कंपेयर किसको कर रहे हो वो तो देखो, कंपेयर कर रहा है टैक्सॉन को। यहाँ पर तो 2 ही टैक्सॉन हुआ, ये तीनों तो क्या है? वर्ड ही 2 ही टैक्सॉन हुआ। आई बात समझ में? तो जब हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमें स्पीसीज रिचनेस और रिचनेस दोनों देखना पड़ेगा और कंपैरिजन जो है वो सेम टाइप के टैक्सॉन, जैसे यहाँ पर डिफरेंट टैक्सॉन है, यहाँ पर कितने डिफरेंट टैक्सॉन है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के हमने देखा कि एक ही जाति के जीव है तो उसकी कितने डिफरेंट वैरायटी है, वो उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी है। लेकिन यदि हम एक इकोसिस्टम में डिफरेंट जातियों को देख रहे हैं तो कहां पर ज्यादा डिफरेंट जातियां हैं वो ज्यादा स्पीसीज डाइवर्स होगा। और जब जातियों की संख्या लगभग बराबर दिख रही हो तो तुम्हें इवननेस भी देखना पड़ेगा कि समान रूप से हर जाति के मतलब हर टैक्सॉन के अंदर जातियां होंगी तो वो ज्यादा बायोडाइवर्स होगा। इसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी क्लियर हो गई क्या? यस सर। हमने कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी या फिर इसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो तो इस कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर हम इसको थर्ड टाइप है, इसको इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। क्या होता है? अभी हमने देखा था कि एक इकोसिस्टम में कितने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है। जब हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो किसी बड़े एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स या इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो देखेंगे। कैसे? जैसे मान लो तुमने देखा कि एक मेरे गांव में थे ना, मेरे गांव में थे, हमने वहां पर एक छोटे एरिया में देखा कि वहां पर क्या है, आम का बागीचा है और वहां पर घास स्थल है और वहां पर चावल का खेत है। तो हमने एक छोटे एरिया में देखा जहां पर हमने क्या देखा, जहां पर हमने देखा कि यदि हम एक टाइप का इकोसिस्टम जो है, जैसे हम डाइवर्सिटी देखें सिर्फ किसकी, बागीचे, होगा कि नहीं होगा डाइवर्सिटी? अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे, जीव जंतु होंगे। तो यदि हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी देखेंगे तो उसे बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी। यदि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे? अल्फा डाइवर्सिटी। इसका ही टाइप है कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यदि हम ऐसे बड़े क्षेत्र को ले जहां पर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है तो उसे क्या बोलोगे? बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी समझ गए? एक ही टाइप का इकोसिस्टम है, हो सकता है वहां पर कुछ आम के पेड़ है, कुछ अमरूद के पेड़ है, कुछ अदर प्लांट्स वगैरह है, लेकिन मिलते जुलते टाइप का इकोसिस्टम है, उस डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे? अल्फा। बड़े एरिया में गए अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम आ गया, क्या बोलोगे? बीटा डाइवर्सिटी। लेकिन मान लो मैं तो पूरे इंडिया को ही डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो मैंने क्या देखा, वहां पर कुछ जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कुछ जो है वो डेजर्ट है, कुछ जो है एस्टुरीज है, वहां पर कोस्टल बायोम है, अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम आ गया भाई बहुत सारा। यदि इन सब की डाइवर्सिटी को मिला दें तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी।
यानी कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो है या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, अल्फा, उससे बड़े लेवल का बीटा और सबसे बड़े लेवल का गामा डाइवर्सिटी। क्या बात क्लियर हो गई क्या? कम्युनिटी यस सर। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, और यदि हम एक ही इकोसिस्टम के अंदर देख रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर के अल्फा डाइवर्सिटी बनाते हैं, उससे थोड़े बड़े एरिया में जो डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम है उनके ऑर्गेनिज्म मिलकर के बीटा डाइवर्सिटी बनाते हैं, और बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वो सब मिलकर के क्या करते हैं, गामा डाइवर्सिटी बना देते हैं। क्लियर हो गई बात? बड़े लोमा। तो ये हो गया है बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे कि किस लेवल पे देख रहे हैं हम, डिफरेंट लेवल पे। डिफरेंट लेवल में भी इकोलॉजी में कौन से लेवल पे देखे हमने, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब कुछ डेटा की बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का लेवल क्या है। आईयूसीएन की डेटा के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, यदि मैं आईयूसीएन के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमने पहले बात करी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अकॉर्डिंग टू 2004 का डेटा था, वो क्या था, कितनी है ग्लोबल डाइवर्सिटी, कितनी है ग्लोबल डाइवर्सिटी बोलो? 1.5 मिलियन। मोर देन 1.5 मिलियन है कि नहीं? हमने कितना पढ़ा था? 1.7 पादप की बात है सर। 1.7 टू 1.8। और इसके अंदर भी हमने क्या देखा, इसके अंदर भी हमने देखा प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी। याद है क्या? याद है कि भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ? एनिमल की डाइवर्सिटी कितनी बढ़ी? 1.2 मिलियन के आसपास, याद है क्या? 0.5 मिलियन के आसपास प्लांट की डाइवर्सिटी बढ़ी थी क्या? कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हो ये अभी आपने ढूंढा ही क्या है, अभी तो आपने कुछ नहीं ढूंढा, डाइवर्सिटी तो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत भयानक है। कितनी डाइवर्सिटी है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 20 से 25 मिलियन तक डाइवर्सिटी होगी। क्यों 20 से 25 मिलियन तक डाइवर्सिटी होगी? उन्होंने बोला कि भाई बैक्टीरिया की स्पीशीज कैसे पता करते हो, जरा बताओ। फंजाई की स्पीशीज का कैसे पता करते हो, बताओ। बैक्टीरिया में तो अंश, बैक्टीरिया के सामने तो अंश मेल का बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो भाई, बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी निकालनी है तो क्या अंश मेल के कंसेप्ट से निकालोगे क्या? नो सर। निकाल पता करनी है तो कैसे करोगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे क्या? जीन वगैरह देखोगे क्या? तो वहां पर क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि माइक्रोब्स वगैरह की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। कितनी हो जाएगी ओवरऑल डाइवर्सिटी? 20 से 25 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन रॉबर्ट ने अपने एस्टिमेट लगाए, उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर बात की और उन्होंने बोला कि भाई ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो इतनी तो नहीं होगी, लेकिन 7 मिलियन होगी, 7 मिलियन। और उसके अंदर एनिमल की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट। क्यों? सर क्योंकि प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता, जैसे बाढ़ वगैरह आता है अपने आप को बचा नहीं पाता, और एनिमल बचा लेता है। सही बात है ना? तो एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए या उनका सेंसिटिविटी ज्यादा है तो वो जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, तो ओवरऑल उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। और एनिमल के अंदर भी देखते हैं हम तो 1/3 जो है एनिमल के अंदर, अराउंड 70% जो है वो क्या है? इंसेक्ट। एनिमल में भी 10 में से 7 क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। इंसेक्ट की डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है? ये तो बात हुई ग्लोबल लेवल पे। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साइंटिस्ट का मानना है कि इंडिया में लगभग 45,000 क्या है प्लांट स्पीशीज, और इसके डबल से भी ज्यादा, यानी 90,000 से भी ज्यादा क्या है एनिमल इंडिया के अंदर जो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई आपने अभी ढूंढा ही क्या है, आपने जो ढूंढा है वो कितना है? वो 22% है।
आपने जो ढूंढा है वो 22% ढूंढा है, अभी ढूंढना बहुत सारा बाकी है। बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आज तक ह्यूमन पहुंचा भी नहीं है। वहां पर हो सकता है कि नई नई जातियां उपस्थित हो, लेकिन हम पहुंचे नहीं, हम गए नहीं, इसीलिए हमको पता नहीं डाइवर्सिटी का। तो डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट की यदि हम 22% ही ढूंढ रहे हैं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लांट होंगे और लगभग 3 लाख से ज्यादा एनिमल होंगे यदि हम ढूंढे तो। आई बात समझ में? तो इंडिया में डाइवर्सिटी जो है वो कुछ इस तरीके से ये हो गई क्या बात। जो भी चीजें बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के डेटा है और डेटा तुम्हें एज इट इज ध्यान रखने हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ना। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको कि वर्ल्ड में 1.5 मिलियन आईयूसीएन के 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग एनिमल ज्यादा है, एनिमल में भी ज्यादा क्या है, इंसेक्ट। रीजन तुमको पता पड़ गया, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी हमने बहुत कम ढूंढा है, 20-25 होना चाहिए, बट रॉबर्ट में वाला डेटा ध्यान रखना 7 मिलियन के आसपास कृषि डाइवर्सिटी आनी चाहिए। 22% हमने डिस्कवर किया इंडिया में इतने प्लांट इतने एनिमल, और यदि हम 22% के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेशन करें तो लगभग 1 लाख पादप होंगे और 3 लाख के आसपास जंतु जो है वो होंगे। अब इसके बाद में जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है उसको बताने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में पाई डायग्राम दिया है। क्या देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ग्राफ जैसा दिया हुआ है सर्कल वाला। बैठे हो ना लेके एनसीईआरटी की बुक? नहीं बैठे? रखे हैं सर। तो देखो उसके अंदर क्या देख पा रहे हैं कि एक इनवर्टिब्रेट्स का पाई डायग्राम दिया हुआ है। इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी, तो अकशेरुकी में बहुत सारे सबसे ज्यादा क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, कीट। इंसेक्ट 75% से भी ज्यादा, ठीक है। इंसेक्ट के अलावा यहाँ पर क्या है, मोलस्क, ऐसे कुछ करके मोलस्क है क्या, फिर कुछ यस सर। क्रस्टेशियंस और बाकी के अदर इनवर्टिब्रेट्स दिया हुआ है क्या? यस सर। हाँ। ये जो डायग्राम दिए हुए पाई डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पाई डायग्राम दिया और यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया बी, और यहाँ पर लिख दिया सी, यहाँ पर लिख दिया डी, बोला ए बी सी डी क्या है बताओ। भले तुमको बी और डी लगभग बराबर लग रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। डायग्राम में एनसीईआरटी डायग्राम में बी क्या है और डी क्या है ऐसा कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए पाई डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब कशेरुक का हो, कशेरुकों में बात करें वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में क्या फॉर्म, किसकी स्पीशीज सबसे ज्यादा होगी? मछली। फिशेस। फिशेस की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम सर बर्ड्स, उसके बाद में एम्फीबियन। हाँ रेप्टाइल। एम्फीबियन। एम्फीबियन से मैमल। मैम लिख लो वर्टिब्रेट्स के अंदर डाइवर्सिटी का ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा फिश होते हैं, फिर बर्ड होते हैं, रेप्टाइल, एम्फीबियन और मैमल होते हैं, ठीक है। और थर्ड डायग्राम जो दिया हुआ है उसके अंदर तुम क्या देख रहे हो, प्लांट और फंजाई और अदर उनके बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर अपने एनसीईआरटी के पाई डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिए गए फंगस और यहाँ पर दिया हुआ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब लग रहा है दोनों बराबर है, लग रहा है दोनों बराबर है, ऐसा लग रहा है क्या? फंगी ज्यादा होता है सर पर। फंगी ज्यादा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्फीबियन का नंबर फंजाई के डबल से भी ज्यादा होता है, जो रियल लेता है। तुमको तो ये ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म जो है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, रियल लेता है। अच्छा, मैं जो तुमको डेटा बता रहा हूँ उसका रेफरेंस भी यदि तुम्हें जानना है कि सर आप जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो चैपमैन नाम के साइंटिस्ट हैं, चैपमैन
ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। अच्छा ये तुम्हारे हेल्प के लिए कर रहा हूँ, ये लिख लो अपने कॉपी में कि चैपमैन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि कितने अर्थ के ऊपर अभी डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनिज्म कितने हो सकते हैं, उसके बारे में चैपमैन। और जब भी तुम्हें किसी भी स्पीशीज का नंबर में कंफ्यूजन हो जाए कि कौन ज्यादा है कौन कम है, बुक में क्या लिखा है, एग्जैक्ट डेटा क्या है, गूगल पे जाना, चैपमैन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी विकिपीडिया खोलना, विकिपीडिया, और उसके ऊपर तुमको सारा लिस्ट मिलेगा, पूरा लिस्ट मिलेगा, जिसका भी स्पीशीज नंबर देखना हो देखो। इसको लग रहा है कि अच्छा एंजियोस्पर्म कितने हैं, एग्जैक्टली कितना नंबर है, फंजाई का एग्जैक्टली नंबर कितना है, वहां पर तुम्हें पूरी लिस्ट मिलेगी। ठीक है, लिख के रख लो। यदि किसी बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैंने तुमको बोला है, देखो ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर हम जब डिटेल में जाते हैं हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमको एनसीईआरटी में जितना लिखा है उससे हमारा काम चल जाएगा, हमको उतना ही पढ़ना है नीट के पढ़ने से। ठीक है, बट स्टिल किसी को इंटरेस्ट हो, कोई अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हो, तो ये एक चीज कहीं लिख के रख लो, ताकि कभी भी तुम्हें किसी भी जाति के कितने सदस्य मौजूद हैं, कितने हो सकते हैं, पूरी लिस्ट चाहिए, तो वहां पर तुम्हें पूरी लिस्ट मिल जाएगी टैक्सॉन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो है उनका नंबर फंजाई के कंपेयर में काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के पाइडायग्राम में कुछ बराबर सा बनाया हुआ है। यदि ये पाइडायग्राम आता है तो तुम्हें क्या करना है, तुमको ये याद रखना है कि कहाँ पे मॉस बना हुआ है, कहाँ पे फॉन्ट बना हुआ है, कहाँ पे प्लांट एंजियोस्पर्म बना हुआ है, कहाँ पे फंजाई बना है, कहाँ लाइकेन बना हुआ है, दिख रहा है सबको ये सारी चीजें, एलटी वगैरह कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, वो डायवर्सिटी वाला पाई डायग्राम जो है वो हमने डिस्कस किया कि वहां पर क्या चीजें बता रखी है, किसकी डायवर्सिटी ज्यादा है, किसकी कम है। अब इसके बाद में हम यदि बात करें पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या है, यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो बायोडायवर्सिटी जो है वो बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी, बायोडायवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। यदि हम नियर टू इक्वेटर, इक्वेडोर की बात करें तो वहां पर बर्ड की डायवर्सिटी जो है वो लगभग कितनी आती है, 1400। यदि हम इक्वेटर वाले रीजन में कोलंबिया की बात कर रहे हैं, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में प्रेजेंट है, तो वहां पे बर्ड की डायवर्सिटी कितनी आती है, लगभग 1400। यदि हम न्यूयॉर्क को चले जाएं, कितने पे, 41 डिग्री पे न्यूयॉर्क चले गए तो वहां पर बर्ड की डायवर्सिटी कितनी होगी, अराउंड 105 के आसपास। यहाँ पर न्यूयॉर्क में कितनी मिली हमें, 105 बर्ड स्पीशीज। यदि हम इसके ऊपर भी और ऊपर जाएं, ग्रीनलैंड में 71 डिग्री पे चले जाएं, ग्रीनलैंड 71 डिग्री, और तो बर्ड की डायवर्सिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, कितनी, 56। ग्रीनलैंड में यहाँ चले गए तो 56। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या देख रहे हो, बर्ड की डायवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है। मतलब क्या, ये हमें बता रहा है कि बायोडायवर्सिटी का पैटर्न कैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो चेंज होता है। हमारा इंडिया कहाँ पर है, इस जगह पे, ऐसा इक्वेटर से ऊपर, सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में यहाँ पर। तो बताओ हमारे इंडिया में बर्ड की डायवर्सिटी कितनी मिलनी चाहिए, बोलो, 1200। समझ गए क्या? तो इस तरीके से हमें पता पड़ जाता है कि डायवर्सिटी क्या है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट सुना है क्या नाम? सर ट्रॉपिकल के पास है, साउथ अमेरिका में, यस, ब्राजील, पेरू, ये जो कंट्री है उनके आसपास की जगह है, साउथ अमेरिका में है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और दोनों पहले तो बहुत ही चर्चा में था आगे की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जब हम डायवर्सिटी देखते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है। यदि मैं एरिया वाइज मैं बताऊं तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है अराउंड 5 मिलियन
किलोमीटर, इतना एरिया कवर, काफी ज्यादा एरिया, 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है ये जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और लगभग 20% ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, इसीलिए हम इसी का बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ। कहां पर है ये? ट्रॉपिकल रीजन के आसपास में है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में है, उत्पादकता काफी मतलब काफी ज्यादा प्लांट, ऐसा जंगल है ना कि जब हम प्लेन से जाते हैं ना तो प्लेन से नीचे पूरा क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर की एक लेयर दिखाई देगी, जमीन नहीं दिखेगी, इतनी घने रूप से बना हुआ जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट, इस रेन फॉरेस्ट के अंदर मोर देन 40,000 स्पीसीज जो है वो किसकी है? प्लांट की। मोर देन 40,000 स्पीसीज जो है वो प्लांट की होगी, 3,000 स्पीसीज जो है वो फिश की होगी, 1,300 लगभग इसके बराबर ही किसकी स्पीसीज होगी? बर्ड की स्पीसीज होगी, 427 मैमल्स होंगे, 427 ही एम्फीबियन की स्पीसीज होगी, और 378 रेप्टाइल्स होगी। ये डेटा हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उनको पढ़ना है, रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अच्छा, तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो कितना परसेंट एरिया कवर करता है, हमारे अर्थ का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, पूछ लेते बच्चे, हालांकि अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्या तुम किसी को अर्थ का सर्विस एरिया पता है क्या? अर्थ का कितना सर्विस एरिया है? नियर बाय डेटा जो मैं बताऊं तो 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी पूरी जमीन का 1% कितना है। पूरी जमीन में पानी वाला भी पार्ट है, समुद्र वाला भी एरिया है, लेकिन यदि मैं सिर्फ स्थल वाले भाग की बात करूं, टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करूं, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो कितना है? वो 30% अराउंड, 29% जमीन है, 71% पानी है, पता है नहीं तो सबको? 88 तो लगभग 88 बोलेंगे ना सर? तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में हमारे 150 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर टेरेस्ट्रियल एरिया है, उसमें से 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से काफी बड़ा एरिया है। लेकिन टाइम के साथ वनों की कटाई होने की वजह से एरिया घटता जा रहा है। हम इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे, है अभी इतना काफी, ठीक है सर। बोलिए। अब एंजियोस्पर्म ज्यादा होते बोले ना एल्गी से? एंजियोस्पर्म तो बहुत ज्यादा है, फंजाई से, एल्गी से, फंजाई से भी एल्गी से, हाँ फंजाई से, हाँ फंजाई से भी एल्गी से, एल्गी से तो फंजाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, फंजाई तो यहाँ पे तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो लिखा होगा कि फंजाई की जितनी स्पीशीज है, मतलब इधर से रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, इन सबको मिला दो, फिश, इन सबको मिला दो तो इन सबसे ज्यादा कौन है? फंजाई के लिए, ऐसा दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक में, है ना, वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है, इसको जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्पीसीज और एरिया का रिलेशनशिप क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या बोला है? उन्होंने बोला कि यदि हम एरिया और स्पीसीज रिलेशनशिप तो ग्राफ कैसा है? अब ये जो रिलेशनशिप कर रहे हैं इसको समझ लो क्या है। तो तुम लेते ही पर तो तुम सारा लोग एनसीईआरटी में, लेकिन समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो ये जंगल है, बहुत ये बहुत बड़ा जंगल है, इसके अंदर यहाँ पर एक स्पीसीज है ए, सिर्फ यहीं पे नहीं है, हर जगह पे ये ऐसे ही बी स्पीसीज, बीच में बी स्पीसीज होता है, ऐसे ही सी स्पीसीज,
ऐसे डी स्पीसीज, ऐसे ई स्पीसीज, मान लो ऐसा है। तो यदि मैं बहुत छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा, मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, तो मैंने क्या देखा, उस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में एक स्पीसीज है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया एक स्पीसीज। फिर मैंने क्या किया, 20 मीटर एरिया स्क्वायर लिया, 20 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, तो मैंने क्या 3 स्पीसीज आ जाएगी कि नहीं, यानी अगले 10 में क्या हो, डबल 10 मीटर स्क्वायर, डबल नंबर आ जाएगा, पहले 1 था तो 3 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 30 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, और फिर मैंने कहा अरे यहाँ तो ABCD पड़ा जा रहा है, मान लो, यानी फिर क्या हुआ, और ज्यादा। फिर मैंने नेक्स्ट एरिया लिया, तो मैंने क्या देखा, अब नया जो है वो 1 के मिला, यानी 5, पहले 1 मिला था, फिर 3 मिला, फिर 6 मिला, मान लो, फिर 1 मिला 7 हो गया। फिर उससे ज्यादा एरिया बना रहा, तो अब यही रिपीट हो रहे, बार बार यही रिपीट हो रहे, होगा कि नहीं भाई। थोड़ा एरिया बढ़ाया तो क्या हुआ, 1 नई जाति मिली, थोड़ा बढ़ाया 4 नई जाति मिल गई, फिर और बढ़ाया मान लो 10 नई जाति मिल गई, और बढ़ाया मैंने मान लो 20 नई जाति मिल गई, फिर और बढ़ाया मैंने, तो मैं क्या देख रहा हूँ, अब तो वही रिपीट हो रहे, नई जाति 4 ही मिली, फिर और बढ़ाया तो 2 ही मिली, अब और बढ़ाया तो 1 ही मिला, अब और बढ़ाया तो वही के वही रिपीट हो रहा है, नई जाति नहीं मिल रही। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है क्या? होगा सर। यस सर। हाँ इनिशियली तो हमें ग्राफ में क्या होगा, बहुत तेजी से नई जातियां मिलेंगी, फिर नई जाति मिलना कम हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली वो एक कांस्टेंट लेवल पे चला जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि नहीं। और इसको फिर फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, s = c a raised by z। यहां पर s क्या है, जाति समृद्धि। यस, स्पीसीज रिचनेस जो है वो s है, s जो है वो स्पीसीज रिचनेस। a क्या है, एरिया। एरिया। z क्या है, z स्लोप है क्या उसका? स्लोप ऑफ द, यस। या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा? ये ना ढाल को ही बता रहा है, जिसका z जितना ज्यादा है मतलब वो उतना ही तेजी से ऊपर उठ रहा है, जिसका z जितना कम है वो उतना ही कम तेजी से ऊपर उठ रहा है, उतना ही नीचे ये होगा। जैसे मान लो एक ही साथ तुमने क्या किया, थोड़ा सा एरिया बढ़ाया और तुमने देखा 10 स्पीशीज मिल गई, दूसरा बढ़ाया 30 स्पीशीज नहीं मिली, फिर बढ़ाया 50 स्पीशीज नहीं मिल गई, तो कम एरिया में ही तुमको ज्यादा मिलना चाहिए, ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन मान लो तुमने एरिया बढ़ाया तो तुम्हें 5 ही नया मिला, फिर और एरिया बढ़ाया तुम्हें 7 ही नया मिला, फिर तुम्हें कम मिले, तो क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो इतना ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे से ऐसे मुड़ जाएगा। तो z की वैल्यू जितनी ज्यादा मतलब वहां पर हमें उन एरिया को बढ़ाने पे कम ही दूर में उतनी ही ज्यादा नई नई स्पीसीज मिल रही है। समझ गए क्या? हेलो हाँ सर। सर। सी जो है उसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। हेलो सर। हाँ, सर जेड क्या लिखे? z रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसे हम स्लोप ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। तो ये तो ग्राफ होगा इसके अकॉर्डिंग s = c a raised by z। जब हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log s = log a प्लस नहीं log c प्लस z log a, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। log s और log a में ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो दो ग्राफ बने ना हमारी एनसीईआरटी में। एक ग्राफ किसको बता रहा है, एक ग्राफ जो है वो तो बता रहा है s = c a raised by z में, और यदि log में ग्राफ बनाते तो सीधी लाइन आती है। यदि क्वेश्चन आएगा कि बताओ जाति समृद्धि और एरिया के लॉग का ग्राफ कैसा आता है, ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, तो क्या आंसर करोगे, सीधी रेखा। लेकिन पूछे स्पीशीज रिचनेस एरिया में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ बच्चे, सर सीधी आने का मतलब क्या समझेंगे? लॉग में ये दोनों तो प्रोपोर्शनल फैक्टर हो गया ना। सर वो तो समझ आ रहा, मतलब बोलेंगे क्या कि मतलब बढ़ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर धीरे धीरे एरिया को बढ़ा रहे हैं तो जाति भी बढ़ रही है, ऐसे बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ ही रही है ना। देखो बट जब हम s और a में ग्राफ बना रहे
जिसके अकॉर्डिंग सीधे एस और ए में तो ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह जा रहे हैं, लेकिन लॉग लेके बनाएंगे तो सीधा आएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स। हेलो सर, ये लॉग वाला एक बार और बताइए ना। कौन सा वाला बच्चे? स्ट्रेट लाइन सर, लॉग वाला। बच्चे लॉग तुम, अरे ये ग्राफ की ये तुम बच्चे जैसी चीजें पूछ रहे हो। s = c a और z, जब लॉग लेते दोनों साइड से क्या हो जाएगा log s, निकल जाएगा log c, मल्टीप्लाई में जो होता है वो ऐड हो जाता है, log a और z होता है तो log लेते तो क्या होता है z पहले आ जाता है, z log a हो जाता है। ये अब ये तो एक कांस्टेंट, ये तो एक वैल्यू है, कुछ हम तो किसको देख रहे हैं, s को और log a को देख रहे हैं, तो a का मान बढ़ता जाएगा तो इसका मान बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। तो log s और log a का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, सीधी रेखा। थैंक यू सर। बहुत ही आसान सी बात है। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हमारा आ जाता है। अब z की वैल्यू नॉर्मली तो कितनी होती है, 0.12 पॉइंट। नॉर्मली यदि हम कोई स्पेसिफिक टाइप का इकोसिस्टम में देख रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो 0.1 से 0.2 की होती है। लेकिन यदि हम कोई ऐसे एरिया में चले जाए जहां पर जैव विविधता ज्यादा हो, कौन से एरिया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया है, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि कैलिफोर्निया में यदि हम बर्ड के लिए देख रहे हैं, और या फिर न्यूयॉर्क के अंदर मॉलस्क के लिए हम यदि ग्राफ देख रहे हैं तो कितना रेंज आ जाएगा, 0.6 to 1.2, कितना आ जाएगा 0.6 to 1.2। और यदि हम बर्ड्स के डायवर्सिटी को देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर तो डेटा कितना आ जाता है 1.15, कितना आ जाता है 1.15। ये कुछ डेटा जो है वो ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज है। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज। टू माइक ऑफ कर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। ऐसा मानना है लोगों का या साइंटिस्ट लोगों का कि जहां पर इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात सही है कि गलत है? जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सही है कि गलत? सही है सर, सर सर सही है। यस, ये सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या होगा सर? क्योंकि ना मतलब जैसे भोजन वगैरह के लिए दूसरे का आक्रमण बहुत कम होगा, वो एक ही क्षेत्र में वो अपने हर चीज का मतलब पूर्ति कर सकते हैं ना, तो ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा स्टेबल होना चाहिए वहां पर। बिल्कुल सही बात है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इसका मतलब ऑर्गेनिज्म के पास उतने ही ज्यादा फूड ऑप्शन होंगे। इसका मतलब उस इकोसिस्टम में उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म को फेवर रहने का चांस मिल रहा होगा। तो क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर वेरिएशन के चांसेस है वो ईयर टू ईयर वेरिएशन के चांसेस भी उतने ही कम होंगे और वो ज्यादा स्टेबल वे में रह पाएगा। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? टिलमैन ने, रॉबर्ट टिलमैन। ये क्या हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भूखंड अपने घर के बाहर जो कुछ इकोसिस्टम थे वहां पर एक भूखंड लिया और उन्होंने देखा कि भूखंड जो है वो दो टाइप के हैं। एक ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार की जातियां बहुत ज्यादा हो गई है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। दूसरा एक भूखंड लिया उन्होंने और उन्होंने देखा कि जहां पर जाति विविधता कम है। उन्होंने देखा कि दोनों जगहों पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि जहां पर जाति विविधता कम दिख रही थी वहां पर हो सकता है कि कभी बारिश का मौसम आए तो बहुत सारे घास या प्लांट या ऐसे सब उग जाए और बारिश खत्म हो जाती है तो वो सूख जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी क्या हो रहा है, ईयर टू ईयर मतलब सीजनल वेरिएशन के साथ में हम क्या देख रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, ऐसा होता है। एक ऐसा इकोसिस्टम उन्होंने स्टडी किया। दूसरा इकोसिस्टम उन्होंने देखा कि जहां पर रिचनेस ज्यादा थी और बहुत सारी जाति विविधता थी वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर साल दर साल प्रोडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं एकदम से बढ़ गए, एकदम से एक समान स्टेबल कंडीशन में ज्यादा रहते थे। क्या कंक्लूजन निकल गया उनका?
उनका कंक्लूजन निकला कि जहां पर स्पीसीज डायवर्सिटी ज्यादा है वहां पे ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होते हैं, वो स्थायी प्रकार का इकोसिस्टम होता है। लेकिन जहां पर स्पीसीज डायवर्सिटी कम होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर उत्पादकता तो ज्यादा आ सकती है। उन्होंने बोला कि प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा आ सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन किसी सीजन में वो उतने ही जल्दी से कम भी हो जाएगी, घट भी जाएगी। तो इसीलिए डायवर्सिटी का होना, रिचनेस का होना इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। आई बात समझ में? तो जो भी इकोसिस्टम के अंदर डायवर्सिटी ज्यादा होगी उसमें ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है वो कम होंगे, उत्पादकता में लगभग कांस्टेंट सी उत्पादकता जो है वो उनकी बनी रहेगी। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में यदि बायोडायवर्सिटी लॉस होता है तो क्या होगा? यदि हमने देख लिया कि डायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन यदि मैं बोलूं कि बायोडायवर्सिटी लॉस होगा तो क्या होगा? बोलो, यदि बायोडायवर्सिटी लॉस होगा तो क्या होगा? बोलो। सर खाद्य जाल में परिवर्तन हो जाएगा। खाद्य में परिवर्तन हो जाएगा। और कोई बच्चे बोलेंगे सर किसकी डायवर्सिटी? बायोडायवर्सिटी की लॉस में मतलब आप किसकी डायवर्सिटी की लॉस की बात करना चाह रहे हैं? इंसान खत्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसा पूछना चाह रहे हो क्या? या कोई एक पर्टिकुलर नीम का पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हो क्या? या मेंढक की एक प्रजाति खत्म हो जाए तो ये क्या होगा, ये पूछना? किस चीज के डायवर्सिटी लॉस की बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं कि मान लो 5000 चींटी की जाति जो है वो विलुप्त हो गई, तब क्या होगा? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, चींटी की 20,000 जातियां हैं, 5000 चींटी की जातियां विलुप्त हो गई, क्या होगा? जो उसको खाता है वो भी विलुप्त हो जाएगा फिर। सर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा बोल रहा है कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने वाले जो कुछ एनिमल हैं, जिनको हम कीस्टोन स्पीसीज बोल सकते हैं या ऑर्गेनिज्म है, यदि वो विलुप्त होते हैं तो इकोसिस्टम तुरंत से प्रभावित हो जाएगा। होगा कि नहीं? लेकिन कोई ऐसे भले ही जाति विविधता ज्यादा है लेकिन उसको इकोसिस्टम चलाने में उनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो यदि खत्म हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझाया किसने था? इसको समझाया था पॉल एलरिक ने। और ये पॉल एलरिक ने इन्हें समझाया था किसके थ्रू? इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस के द्वारा इसे पॉल एलरिक ने समझाया था। क्या बोला उन्होंने? पॉल एलरिक ने क्या बोला? बोलो। उन्होंने बोला कि मान लो कि तुम सब लोग एक एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठ के कहीं जा रहे हो, और मानव हो ना तुम, खुरापाती। क्या हुआ कि आरती बैठी थी, उसकी सीट के पीछे आहुति बैठी थी, उसके पीछे प्रांजल वगैरह ये सब बैठे हुए थे, राहुल बैठा हुआ था। अचानक से खुरापात सूझी इस आरती को। इसने क्या किया? इसने अपने पास वाले जो सीट था उसके रिवेट जो है उसे खोलना स्टार्ट कर दिया। रिवेट मतलब वो स्क्रू वगैरह थे उनका, सीट का स्क्रू खोलना स्टार्ट कर दिया। प्रांजल ने ऊपर देखा, उसको दिखा कि अच्छा प्लेन के अंदर यहाँ पे सामान रखते हैं, और देखा वहां पे एक रिवेट है, उसने इसको खोलना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा? दिक्कत तो होगी। हो सकता है कि उसकी कुर्सी हिलने लग जाए, हो सकता है कि वो कुर्सी जो है वो भाग जाए इधर उधर, ठीक है, या फिर सामान दूसरे के सर पे गिर रहा है धड़ाम से, हो सकता है ऐसा। और वहीं पे ये बच्चा राहुल जो है उसने बोला कि ना ये जो जहाँ पे विंग लगे हुए होते हैं उसके एरोप्लेन के, उनको खोलने लगे, उनको खोलने लगे। क्या होगा? क्या होगा भाई? रिवेट बहुत सारी है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, पॉल एलरिक ने क्या बोला कि कुछ रिवेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यदि तुमने पंखों के रिवेट को खोल दिया तो इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा और वो प्लेन क्रैश कर जाएगा। बाकी रिवेट खोल रहे हो तो नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी जातियां, जाति विविधता बहुत ज्यादा है, उनमें से कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे कि रिवेट ऑफ द विंग्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवेट है उसको यदि हमने खोल दिया तो क्या हो जाएगा? तो यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज को यदि हमने वहां से लॉस कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया,
तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर हो गई क्या बातें? तो डायरेक्ट इंजन वाले को जाके निकाल देंगे ना क्या क्या सर? अगर डायरेक्ट इंजन वाले स्क्रू को निकाल देंगे तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उसको यदि हम डिस्टर्ब करेंगे तो इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब इसके बाद में लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए क्या क्या मेथड है उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है। तो जितना आज हमने पढ़ा उतना अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी से एक एक डेटा, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख के पढ़ना, ये लिख के रख लेना सारे डेटा शॉर्ट में, ताकि तुम्हें एग्जाम टाइम पे इजीली याद आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। Okay, thank you, sir. बच्चे बाय बाय। Good night, sir. Right, sir.